टर्मिनल वेलोसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट ये है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या है ये टर्मिनल वेलोसिटी? पहले इसको समझते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? सपोज हम कहेंगे कि समझाने के लिए ऐसे करते हैं कि मैं एक लंबा सा बड़ा सा बीकर ले लेता हूं, मान लो ग्लिसरीन भरा हुआ है, फिल्ड विथ ग्लिसरीन। अब मैं क्या करता हूं, ग्लिसरीन बहुत विस्कस होता है। अब मैं क्या करता हूं, कोई एक स्टील बॉल को इसके अंदर डाल देता हूं, ठीक है, और स्टील का डेंसिटी ग्लिसरीन से काफी ज्यादा है, तो क्या होगा, ये बॉल गिरेगा और डूबेगा तो क्या होगा, रास्ते में जब वो यहाँ पर था इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट आ रहा था, बिकॉज दिस इज डिस्प्लेसिंग सम वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन। एक अपथ्रस्ट आ रहा था जिसको हम लोग बुआंट फोर्स या बी कहेंगे, एक वेट आ रहा था, और शुरू में वेलोसिटी वाज वेरी स्मॉल। आप धीरे से ड्रॉप कर दियो, थोड़ा ये केस को समझना। वेलोसिटी वाज वेरी स्मॉल, व्हेन द वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल यू से विस्कस फोर्स, जो कि 6 पाई ईटा आर वी होता है। वी अगर कम हो गया, ये फोर्स कम हो गया। वेल नाउ ये नेग्लिजिबली स्मॉल है, क्योंकि शुरू में आप कहोगे इनिशियल वेलोसिटी 0। अब वेट b से ज्यादा है तो नेट फोर्स विल बी डाउनवर्ड। नेट फोर्स डाउनवर्ड हुआ तो ये एक्सीलरेट करेगा तो यहाँ पर आते उसके पास कुछ वेलोसिटी आ गया होगा। अब वेट तो है, बुआंट फोर्स भी है, लेकिन एक विस्कस फोर्स आने लगा है। जब तक वेट इन दोनों का सम से ज्यादा है, वेट इज मोर देन F प्लस बी, तब तक नेट फोर्स डाउनवर्ड रहा, ये एक्सीलरेट करेगा और वेलोसिटी बढ़ने लगेगा तो ये विस्कस फोर्स भी बढ़ने लगेगा, बिकॉज दैट इज प्रोपोर्शनल टू v। तो ये फोर्स जब तक ज्यादा था इन दोनों से, वेलोसिटी बढ़ रहा था, वेलोसिटी बढ़ने के साथ ये बढ़ रहा था, और जो आपके ऊपर नेट फोर्स आ रहा है वो क्या है, W माइनस बी माइनस F, नेट डाउनवर्ड फोर्स, ये बढ़ रहा है। तो एक समय आएगा कि जहां पर नेट फोर्स हो गया 0, मतलब B माइनस F, W माइनस बी माइनस F हो गया 0। इस पोजीशन पे आप कहोगे नेट फोर्स हो गया 0। अब नेट फोर्स 0 हो गया, तब उसके पास जो वेलोसिटी होगा, when net force is 0, the body will keep on moving with constant velocity, ये बॉडी will fall with constant velocity। तो शुरू में तो गिरा, वेलोसिटी बढ़ा, बढ़ते एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के आने के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी में जाने लगा, दैट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी। आप जब कार में जाते हो, कार का एक्सीलरेटर दबाते हो, क्या कार का स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ने लगता है? नहीं, वो बढ़ने लगता है। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आने के बाद उसके ऊपर विस्कस फोर्स इतना ज्यादा आता है कि नेट ड्राइविंग फोर्स 0 हो जाता है, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी में जाता है। नोटिस करना, अब बोलो हम तो एक्सीलरेटर दबाए रखा है तो हमारा वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ता नहीं है। होता क्या है, वेलोसिटी बढ़ता है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, फिर और ज्यादा दबाओगे तो फिर बढ़ेगा, लेकिन उतना ही दबा के रखोगे एक्सीलरेटर को, वेलोसिटी बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। वहां पर कौन सा विस्कस फोर्स काम में आ रहा है? द एयर viscous force due to air is coming magnificently into action there. Same thing is happening here. When you drop the steel ball here, steel ball के ऊपर कुछ अच्छा खासा weight था, but buoyant force was less because density of steel ball is much more than that of glycerine, तो ये गिरने लगा, W B से ज्यादा था, W was more than B and F क्या था, viscous force, F को FB लिखेंगे, viscous force क्या था 0। अब नेट फोर्स क्या था यहाँ पे, आप कहोगे नेट फोर्स वाला W माइनस बी। अब यहाँ पे क्या हो गया है, W is still more than A प्लस बी, क्योंकि थोड़ा सा कुछ वेलोसिटी होने के कारण अब इसके ऊपर कुछ विस्कस फोर्स आ चुका है, बट विस्कस फोर्स प्लस बी इज नॉट एबल टू काउंटर द वैल्यू ऑफ W, सो इट इज स्टिल एक्सीलरेटिंग डाउन, नेट फोर्स इज डाउनवर्ड। लेकिन जैसे वेलोसिटी बढ़ते भी 0 हो गया, तब आप देखोगे कि आपका
W minus F और W is equal to FB plus B, नेट फोर्स हो गया 0 and that final velocity is called terminal velocity। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फंडा है। क्या क्या चीज हम ऑब्जर्व करें, अब इसको हम नोट करेंगे। अब इसको हम लोग नोट करेंगे क्या क्या चीज हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर बहुत सारे अंदरूनी क्वेश्चंस भी आते हैं। रीडिंग बिटवीन द लाइंस यू हैव टू सी ऑल देम। तो हम सारे उन चीजों को अभी देखेंगे और याद करने की, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमें क्या समझ में आ गया टर्मिनल वेलोसिटी में, हमें जो समझ में आ गया उसको पहले नोट करते हैं। When a solid body is allowed to move by its weight over a long distance through a viscous liquid, it finally attains a constant velocity called टर्मिनल वेलोसिटी। ये चीज है, फाइनली एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेंड करता है जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और अगर हम उसके इस केस में इसका हम देखना चाहेंगे हाउ इज द प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो फॉर द एंटायर मोशन the acceleration of the body gradually decrease with increase in velocity बढ़ने के साथ जो आपका क्या है एक्सीलरेशन है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। Why? Because the acceleration is क्या है, फिगर हम लोग देख चुके हैं, it was equal to W minus B minus 6 pi eta RV। ये दोनों ऊपर की तरफ थे, ऐसे कर लो ठीक रहेगा। ये हो गया B ऊपर की तरफ, ये हो गया F ऊपर की तरफ, ये हो गया W बाई मास। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ने लगेगा एक्सीलरेशन घटने लगेगा। ठीक है, एक्सीलरेशन घट रहा है मतलब शुरू में एक्सीलरेशन क्या था, शुरू में स्टार्टेड फॉलिंग, इट वाज मोर एक्सीलरेशन एंड धीरे धीरे एक्सीलरेशन घटने लगा। हो सकता है कि शुरू में इसका एक्सीलरेशन था क्या, शुरू में एक्सीलरेशन था 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एक्सीलरेशन घटने लगा है। मान लो थोड़ी देर के बाद इसका एक्सीलरेशन बन गया क्या 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर थोड़ी देर में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन घट रहा है लेकिन एक्सीलरेशन है, इसलिए वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ रहा है, जब 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था एक्सीलरेशन तब भी वेलोसिटी बढ़ रहा था, हाँ थोड़ा जल्दी बढ़ रहा था। बाद में एक्सीलरेशन घट के 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया तब भी वेलोसिटी बढ़ रहा है, थोड़ा धीरे बढ़ रहा है। जब 4 हो गया एक्सीलरेशन तभी धीरे बढ़ रहा है वेलोसिटी, लेकिन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। लेकिन जब एक्सीलरेशन घटते घटते 0 हो जाएगा फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। कहने का मतलब है द वेलोसिटी टाइम डायग्राम फॉर सच ए मोशन इज एज बिलो। देखो यहाँ पर
यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि शुरू में तो वेलोसिटी 0 था, अब वेलोसिटी बढ़ने लगा, लेकिन धीरे जाके एक कांस्टेंट वेलोसिटी आ गया। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज द टर्मिनल वेलोसिटी vt, यू कॉल इट टर्मिनल वेलोसिटी vt। ठीक है, आप जानते हो कि वेलोसिटी टाइम डायग्राम में स्लोप क्या देता है? स्लोप ऑफ ए vt डायग्राम गिव्स यू द एक्सीलरेशन। और किसी एक कर्व का स्लोप कैसे निकालते हो? कर्व का स्लोप कैसे निकालते हो? मान लो कि ये कोई कर्व है, तो इसको आपको यहाँ पर स्लोप निकालना है। हाउ यू डू? यू ड्रॉ अ टेंजेंट, tan थीटा इज द स्लोप। और देखो, अगर हम कहेंगे सर, आप ये पूछ सकते हो सर vt डायग्राम ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा? देखो ये दोनों में अंतर क्या है? इसमें क्या है, देखो अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पर ये स्लोप ये थीटा है, यहाँ पर गया थीटा और कम, यहाँ पर गया थीटा और कम। tan theta is gradually decreasing, slope is decreasing, acceleration is decreasing. This is a velocity time diagram corresponding to decreasing acceleration. हाँ, तो चलो यहाँ पे अभी हम लोग देख लिए कि how the velocity is changing with time, decreasing acceleration. चलो थोड़ा जेई के लिए देख लेते हैं। अगर हमें पूछा गया कि कोई बॉडी को ऐसा कोई विस्कस मीडियम में डाला गया, ड्यूरिंग द एंटायर मोशन plot the variation of acceleration with velocity, acceleration with velocity। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। the plot of acceleration with velocity। अच्छा, वेलोसिटी को हम लोग x एक्सिस में लिए हैं, एक्सीलरेशन को y एक्सिस में, तो y इज इक्वल टू समथिंग। देखो तो v में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। v का कोएफिशिएंट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। रेस्ट थिंग इज ए कांस्टेंट। ये दिखने में कुछ ऐसा हो रहा है कि a माइनस बी भी फॉर्म में आ रहा है। देखो तो a एंड b आर कांस्टेंट्स। a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a का वैल्यू हो जाएगा w बाई एम, w माइनस बी बाई एम। b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 पाई ईटा r बाई एम, है कि नहीं? तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी, मतलब ये नेगेटिव स्लोप वाला हुआ। इसको आप कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करोगे तो x मतलब क्या है? x इज v, y मतलब क्या है? a। ओ ये दोनों a b हो गया, तो इसको मैं अल्फा बीटा ले लेता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। तो इसमें आपका x का कोएफिशिएंट होता है स्लोप, यहाँ पर v का कोएफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। स्लोप इज नेगेटिव। सो इनिशियली देयर वाज सम एक्सीलरेशन, देयर वाज नो वेलोसिटी, है ना? फिर रिलेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है, इट गोज डाउन लाइक दिस। जब वेलोसिटी हो गया कुछ वैल्यू, जब एक्सीलरेशन 0 हो गया तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा? v का वैल्यू हो जाएगा अल्फा बाई बीटा। दैट इज द फाइनल वेलोसिटी व्हेन द एक्सीलरेशन इज 0। सो व्हाट इज दैट वेलोसिटी? दैट इज नथिंग बट टर्मिनल वेलोसिटी। सो द वेरिएशन ऑफ a वर्सेस v डायग्राम इज लुकिंग लाइक दिस। स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, दोनों ग्राफ में आपको दे दिया जो जरूरत पड़ता है। अभी थोड़ा बोर्ड में स्कूल में लिखने के लिए कुछ चीजें देखेंगे, ठीक है ना? चलो डिराइव करते हैं, डिराइवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो डेरिवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी को अभी हम लोग देखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? पॉइंट नंबर 4 में डेरिवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, डेरिवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? टर्मिनल वेलोसिटी जिसको मैं vt कहूंगा। क्या लिखेंगे? जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में नीचे जा रहा है, उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं? एक ऑफ थ्रस्ट तो आ रहा है, ये मान लो कि वेट है उसका वेट w आ रहा है, और ये नीचे आ रहा है तो उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? वेट the body is let a spherical body, क्योंकि हमें विस्कस फोर्स स्फेरिकल बॉडी के लिए मालूम है, ठीक है? let a spherical body of radius r and density rho s and
डेंसिटी rho s density of solid is falling with terminal velocity Vt through a viscous fluid of density rho f, density of the fluid, and coefficient of viscosity, coefficient of viscosity eta. ठीक है, तो जब ये बॉडी का टर्मिनल वेलोसिटी आ चुका है, तब उसके ऊपर क्या क्या डिफरेंट फोर्सेस आ रहे हैं. ठीक है, द डिफरेंट फोर्सेस, the different forces acting on the body are, पहला हुआ वेट. वेट कितना होता है? mg. mg कैसे निकालेंगे? अब ये स्फेरिकल बॉडी है ना, स्फेरिकल बॉडी का डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है. डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ द सॉलिड. वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आर रेडियस का स्फीयर है, इनटू जी हो गया वेट. दूसरा क्या हुआ? अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट क्या है? आप जानते हो व्हाट इज अपथ्रस्ट? अपथ्रस्ट बी. बी इज डिफाइंड एज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. कि जितना वॉल्यूम का फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रहा है उसका जो वेट होता है उसको कहते हैं अपथ्रस्ट. लोअर क्लासेस में आप पढ़े होंगे. तो इट इज weight of liquid displaced. लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना वॉल्यूम का हो वेट का लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है. तो क्या मिला? B इज इक्वल टू कितना वेट का लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. कितना वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस करेगा? जितना इसका खुद का वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम रहेगा तो उतना लिक्विड को डिस्प्लेस कर लेगा, इनटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड में जा रहा है, इनटू जी. एंड थर्ड फोर्स हुआ क्या? तीसरा फोर्स क्या हुआ बताओ? तीसरा हुआ विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स जिसको आप कहोगे F. एंड बाय स्टोक्स लॉ अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी में गिर रहा है तो आप कहोगे द फोर्स इज 6 पाई ईटा आर Vt, है ना. As it is moving with constant velocity, constant velocity, therefore हम क्या कहेंगे? अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे कि इसके ऊपर नेट फोर्स जो है जीरो है. क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन ही जीरो. कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सीलरेशन जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो है. व्हाट आर द फोर्सेस? विस्कस फोर्स जो कि वेलोसिटी का उल्टा डायरेक्शन में हो रहा है, अपथ्रस्ट जो कि ऊपर की तरफ होगा, वेट जो नीचे की तरफ होगा. इसका मतलब हो गया आप कहोगे F प्लस B मस्ट बी इक्वल टू W, और F इज इक्वल टू W माइनस B. चलो डालते हैं वैल्यूज. सो क्या मिला? F इज इक्वल टू W माइनस B. W क्या था देखो तो? 4/3 पाई आर W, 4/3 पाई आर क्यूब G इंटू रो एस. ये 4/3 पाई आर क्यूब G इंटू रो एस. तो हम सीधे स्टेप ओमिट करने के लिए लिख सकते हैं, दोनों में क्या कॉमन मिलेगा? 4/3 पाई आर क्यूब G, 4/3 पाई आर क्यूब G. इसी को बाहर ले लेते हैं. 4/3 पाई आर क्यूब G. अंदर क्या रह जाएगा? W माइनस B, रो एस माइनस रो एफ. ये हो गया हमारा विस्कस फोर्स. लेकिन विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या था? 6 पाई ईटा आर Vt. डाले it is coming out to be 6 pi eta r Vt is equal to क्या आया? 4/3 pi r cube G whole into density of solid minus
डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। मैं बार बार फ्लूइड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज एयर मीडियम में गिर रहा है, गैसियस मीडियम में गिर रहा है, तो यहां से हम Vt का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। यहां से हम Vt का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट अस सी क्या होगा Vt का वैल्यू। Vt का वैल्यू, Vt को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले लेंगे। स्कूल एग्जाम में ये डेरिवेशन आएगा, इसलिए आपको इसको बढ़िया से समझना है। तो क्या मिल गया Vt, टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो गया, जो था ये 6 पाई ईटा आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो आप कहोगे 4/3 पाई r क्यूब g इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होल डिवाइडेड बाय, इधर क्या डिवाइड हो जाएगा 6 पाई ईटा r, 6 पाई ईटा r, 3 तो था ही पहले से। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पाई पाई को खा गया, पाई पाई को तरस गया तो खा गया उसको, क्या मिला देखो, तो ये नीचे 18 है ऊपर 4 है, तो हो गया 2/9 ईटा r स्क्वायर g रो s माइनस रो f। So the terminal velocity has got this formula। terminal velocity का फॉर्मूला हो गया ये, समझ में आ रहा है। terminal velocity का फॉर्मूला हो गया ये। अगर कोई भी आपको मीडियम दिया हुआ है, आप terminal velocity का रो s, अगर रो s मालूम है, ईटा मालूम है, you can find out the expression of terminal velocity। इसमें से क्या क्या फैक्ट समझ में आ रहा है। फैक्ट्स, पॉइंट नंबर 1 कि टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेनिंग सेम, रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेनिंग सेम मतलब कोई स्टील बॉल को ग्लिसरीन में ही डालेंगे, बड़ा बॉल डालेंगे, छोटा बॉल डालेंगे, तो क्या देखेंगे, छोटे बॉल का टर्मिनल वेलोसिटी कम होगा, बड़ा बॉल का वेलोसिटी ज्यादा होगा, ठीक है ना। हम लोग ये सब इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं कि जब कोई बॉडी कोई हाइट से गिरता है नीचे तो दोनों सेम टाइम लेते हैं, दो ठो अलग अलग बॉडी गिरने से, ए साइड से गिरेगा तो √2h/g, दैट वाज मोशन अंडर ग्रेविटी, वी वर इग्नोरिंग ऑल विस्कस इफेक्ट्स ऑफ एयर एंड ऑल दैट। लेकिन आप एक क्रिकेट बॉल और एक फुटबॉल को डालो तो दे विल नॉट फॉल डाउन एट द सेम स्पीड। क्रिकेट बॉल का डेंसिटी अलग है, फुटबॉल का डेंसिटी अलग है, साइज अलग अलग है। अच्छा, मान लो सेम मटेरियल के लेंगे, एक बड़ा बैलून एक छोटा बैलून, दोनों को डालेंगे तो किसके देखोगे किसके ऊपर विस्कस फोर्स ज्यादा आ रहा है। अब देखोगे विस्कस फोर्स ज्यादा आएगा बड़े के ऊपर, क्योंकि रेडियस उसका ज्यादा है ना। लेकिन बहुत दूर अगर वो गिरेंगे, बहुत लंबे समय गिरेंगे, तो बड़ा बैलून का वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, छोटा बैलून का वेलोसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि जो टर्मिनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। इसके ऊपर मैं और भी छोटी छोटी चीज बता सकता हूँ। कोई अगर आपको पूछ लिया कि व्हेन रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम सच ए लार्ज हाइट, सोचो करीब करीब 3-4 किलोमीटर ऊपर से गिर रहे हैं रेन ड्रॉप, अगर उतने हाइट से 4 किलोमीटर हाइट से रेन ड्रॉप गिर रहा है 4000 मीटर, और हमारा वेलोसिटी क्या होगा, जमीन पे जब पहुंचेगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होता है √2h/g, दिस इंटू दिस बाय g। तो g को काटो, इसमें कितना हो गया, g तो 10 है ना, 10 कट गया, क्या मिला 2400, 2400 को 2500 सोचो, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड समझ रहे हो, 50 मीटर पर सेकेंड मतलब किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो कितना होगा, 18/5 मल्टीप्लाई करेंगे 180 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर इतना स्पीड में कोई रेनड्रॉप आपके सर पे गिरेगा तो यू कैन इमेजिन वो कहाँ से निकलेगा। अगर सीधा यहाँ से गिरा तो पूरा होल करके निकल जाएगा, अपना रास्ता वो ढूंढ लेगा निकलने का। लेकिन इतना जोर से तो गिरता नहीं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि इट इज फॉलिंग थ्रू एयर मीडियम। फिर इट फॉलिंग थ्रू एयर मीडियम, इतना लंबा डिस्टेंस आने के बाद रास्ते में ही टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है और उसका एक्सीलरेशन नहीं रहता है। कोई अगर पूछेगा कि ये पेन को मैं यहाँ से गिरा देता हूँ, जमीन से गिरने से जस्ट पहले उसका एक्सीलरेशन क्या था, आप कहोगे ऑलमोस्ट g। कोई रेनड्रॉप गिर रहा है इतना ऊपर से, जमीन में स्ट्राइक करने से पहले उसका एक्सीलरेशन क्या था, आप कहोगे 0। रेनड्रॉप का एक्सीलरेशन 0 बिकॉज as it is falling from a large height, it has already attained what terminal velocity। ये चीज आप याद रखना। तो हम लोग इसमें क्या देख लिए, पहला देख लिए कि Vt is proportional to r square।
दूसरे में देखेंगे एक्सीलरेशन ऑफ रेनड्रॉप्स जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड is 0. Why? Because it has attended terminal velocity. अच्छा, कब बारिश हो रहा है, आप अगर खिड़की से बाहर टॉर्च लाइट डालोगे, रात में बारिश हो रहा है, खिड़की से बाहर की तरफ आप टॉर्च लाइट डालोगे, क्या देखोगे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे गिर रहे हैं, बीच में बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स जोर से चले जाते हैं। बड़े बड़े ड्रॉपलेट मतलब R is more मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी इज मोर। कभी कभार ऐसा होता है, मान लो आपको घर को बढ़िया से साफ कर दिए, पूरा घर साफ हो गया, सारे धूल निकल गए, अभी क्या किया, आप खिड़की दरवाजा सब बंद कर दिए, कहीं से भी हवा अंदर आने की कोई रास्ता नहीं है। काफी समय के बाद, मान लो एक दिन के बाद लॉक करके रख दिए, एक दिन के बाद खोल के देखोगे फिर से हर जगह डस्ट बैठा हुआ है। कहाँ से आया ये डस्ट, कहाँ से आया? हुआ यूं कि जब आप झाड़ू कर रहे थे, घर साफ कर रहे थे, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हवा में आ गए और उनका इतना साइज छोटा है कि क्या है कि बहुत ही धीरे धीरे गिरने लगे, क्योंकि R is very small, maybe their velocity is some millimeters per hour। एक घंटे में 2-4 मिलीमीटर जा रहे हैं, तो धीरे धीरे आके फिर से नीचे बैठ गए। समझ में आ रहा है? तो स्मॉलर ड्रॉप्स विल हैव लेसर टर्मिनल वेलोसिटी, बिगर ड्रॉप्स विल हैव बिगर टर्मिनल वेलोसिटी। तो डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, आप कर सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, थोड़ा हमको जेई के लिए बताना है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा ये है कि अगर कोई चीज गिर रहा है अंडर ग्रेविटी, तो हम लोग बात ऐसे की, ऐसा भी केस हो सकता है कि कोई चीज गिर रहा है और ऐसा एक फ्लूइड मीडियम में गिर रहा है कि आपका जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड था, इट इज मच मोर देन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, है ना? डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मच मोर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जैसे हम कहेंगे कि कोई वाटर ड्रॉप हवा में गिर रहा है, डेंसिटी ऑफ एयर कितना है? आप जानते हो कि डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.29 kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना? तो इन दैट केस विल से जो वाटर ड्रॉपलेट गिर रहा है उसका डेंसिटी एयर से काफी ज्यादा है, तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2/9 ईटा r स्क्वायर g, डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ एयर। लेकिन सोचो तो डेंसिटी ऑफ एयर कितना कम है एज कंपेयर टू दिस, यू कैन इग्नोर इट। तो इन दैट केस विल से टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 2/9 ईटा r स्क्वायर g इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर ρf से ज्यादा हो गया तो हम क्या कहेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 2/9 ईटा r स्क्वायर g इनटू ρs। ठीक है, हम ρf को इग्नोर कर सकते हैं। कभी कभार ऐसे दे देंगे, आप बोलेंगे कि स्टील बॉल वाज ड्रॉप्ड, स्टील बॉल का डेंसिटी दे दिया, इट वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 किलोमीटर्स, नाउ व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी? आप बोलोगे सर एयर का तो डेंसिटी दिया नहीं है, कैसे करेंगे? अरे करने की कोई जरूरत नहीं। इन दैट केस यू सी एयर का डेंसिटी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द स्टील बॉल, तो आप इग्नोर कर दो उसको। चौथा हुआ, ये नंबर 3 था, ठीक है ना? बीट नंबर 4 सोचो। बीट नंबर 4 में ऐसा हो सकता है, सपोज आपकी प्लास्टिक बॉल जिसका डेंसिटी काफी कम है पानी से, उसको पानी के अंदर ले लिए, समुद्र के नीचे ले लिए, वहां से छोड़े, अब वो ऊपर आने लगेगा ना। नाउ B इज मोर देन W। अगर कोई लो डेंसिटी सॉलिड किसी एक हाई डेंसिटी फ्लूइड के अंदर ऊपर आने लगेगा, ये इधर जाने लगेगा, छोड़ दिए, तो रास्ते में इसका ऊपर टर्मिनल, इसका ऊपर वेलोसिटी इधर को हुआ, तो विस्कस फोर्स इधर को होगा, वेट इधर को होगा और बॉन्ड फोर्स इधर को होगा। तो ऐसे आएगा, जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा तो आप देखोगे उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी में पहुंच गया, मतलब नेट फोर्स 0 हो गया, तो इन दैट केस टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? अब B वाज ड्राइविंग, W रोकने की कोशिश कर रहा था, है ना?
हमारा एक्सप्रेशन में क्या हो रहा था बताओ, W माइनस बी, और क्या होगा B माइनस W, B माइनस W होगा तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी समथिंग डिफरेंट। तो क्या लिखेंगे, व्हेन ए लो डेंसिटी सॉलिड is released in a high density inside a high density fluid टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, वही होता है 2/9 ईटा आर स्क्वायर, बस बदल जाएगा तो क्या बदल जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड माइनस डेंसिटी ऑफ सॉलिड, उल्टा हो जाएगा। अब ये ऊपर जाने लगा है, ठीक है। ये सारा चीज को आप याद रखना, समझ में आया, ये सारा चीज को आप याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन करवा देते हैं, यू विल गेट बेटर आइडिया। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, देंगे कि ए क्वेश्चन ऐसा है कि ए सॉलिड बॉल ऑफ डेंसिटी D was and radius r and solid ball of density rho and radius r was dropped from a height h onto a fluid, ठीक है, of rho 1, fluid of density rho 2, ठीक है। just after entering the fluid, it moves with constant velocity, find eta for fluid। तो यहाँ h हाइट से कोई बॉल को गिराया गया, अब जस्ट आफ्टर एंटरिंग दिस इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब यहीं पे जो वेलोसिटी था दैट वाज द टर्मिनल वेलोसिटी। तो क्या कहेंगे, हियर व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, द वेलोसिटी गेन्ड बाय द लिक्विड सॉलिड बॉल आफ्टर फॉलिंग ओवर ए डिस्टेंस h, है ना। h डिस्टेंस कितने से क्या वेलोसिटी आ जाएगा इसका, √2gh। अगर ये वेलोसिटी हो गया 2gh √2gh, तो यही है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, 2/9 ईटा आर स्क्वायर g, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्या इसमें से ईटा आपको नहीं मिल गया, सो ईटा कैन बी फाउंड, you just either इसको डिवाइड करो, you get the data। तो ईटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/9 r square g rho 1 minus rho 2 whole divided by √2gh। तो यहाँ से आपको ईटा का वैल्यू मिल जाएगा। इस किस्म की क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। Eight similar water droplets were falling with terminal velocity क्या, v0 ऐसा दिया हुआ है। On the way they combine to form a single drop
है, what will be the terminal velocity of सिंगल ड्रॉप। ये सिंगल ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, ऐसा दिया। थोड़ा देखो कितना आसान है, देखने में कैसे लग रहा है, लेकिन थिंग्स आर सिंपल। छोटे छोटे 8 ड्रॉपलेट थे। चलो मानते हैं कि हर एक ड्रॉपलेट का रेडियस था r, मिल गए, बन गए बड़ा ड्रॉपलेट, रेडियस हो गया r। हाउ यू एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन देम? द वॉल्यूम हैज टू बी सेम। तो आप कहोगे 8 टाइम्स 4/3 pi r cube, the volume of this is equal to 4/3 pi r cube। क्या मिला देखो तो, इसमें से मिला r cube is equal to 8 r cube, r cube रूट कर दो दोनों तरफ, is equal to 2r, ऐसा मिला। ठीक है, आप जानते हो कि टर्मिनल वेलोसिटी इज, हमें मालूम है जो टर्मिनल वेलोसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, है कि नहीं? तो आप कहोगे terminal velocity in the second case by terminal velocity in the first case, rest of the things remaining same हवा में गिर रहे थे, सही वाटर ड्रॉपलेट है, मतलब डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आया। क्या हो जाएगा? Vt2 by Vt1 कितना हो जाएगा? इट विल बी r का स्क्वायर बाय r का स्क्वायर, है ना? तो आप क्या कहोगे ये r कितना है? 2r है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 4, क्योंकि कैपिटल R की जगह 2r ले लेंगे तो हो जाएगा 4r स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसिल हो गया, इक्वल टू 4। सो Vt2 द फाइनल और देन द सेकंड केस टर्मिनल वेलोसिटी विल बी 4 टाइम्स Vt1, लेकिन Vt1 क्या दिया था? V0 वेलोसिटी में गिर रहा था, सो इट विल बी 4v0। तो जब अकेला गिर रहे थे, हर एक ड्रॉपलेट का वेलोसिटी था v0, सारे जुड़ गए, वेलोसिटी बन गया 4v0। 8 ड्रॉपलेट्स जुड़े तो वेलोसिटी बन गया 4v0। ठीक है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है।